अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी है 44वीं क्लास जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट पार्ट 7 हम पढ़ रहे हैं। और आज हम थोड़ी एडवांस की चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे तो ये है इंटरमीडिएट का पार्ट, पर कुछ एडवांस की चीज़ें जैसे कि कॉल बैक फंक्शन, ये एडवांस का पार्ट होता है। और कॉल बैक फंक्शन जो है, ये हम जनरली इंटरमीडिएट सेक्शन में पढ़ाते नहीं है, पर ये आगे जाके डोम डोम में हम जब इवेंट हेल्डिंग को पढ़ेंगे तब ये हमें काम आएंगे। ठीक है, इसलिए हम कॉल बैक का बेसिक सा हम उसका नो हाउ देख लेंगे। कॉल बैक फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, हम इसकी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। इतनी डिटेल में हम जाएंगे जब हम एडवांस पे पहुंच जाएंगे जावास्क्रिप्ट के, जब मैं आपको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब हम कॉल बैक को अच्छे तरीके से देखेंगे। कॉल बैक में एक चीज होती है कॉल बैक हेल, ये क्या चीज होती है, जिसकी वजह से प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से एसिंक अवेट जैसी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स थी वो आगे जाके देखेंगे। अभी कॉल बैक सिंपल होता क्या है, कॉल बैक वो देखेंगे। कॉल बैक फंक्शन है क्या? बहुत ही ईज़ी से ईज़ी करके समझाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को कॉल बैक समझ में नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल ईज़ी करके समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद भई सेट इंटरवल फंक्शन और सेट टाइम आउट फंक्शन पढ़ेंगे। ये भी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस टास्क के लिए यूज़ होते हैं। पर हम जिस मकसद के लिए पढ़ने वाले हैं, वो उसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का एज़ सच ऐसा कोई यूज़ नहीं है। ठीक है? हम सिर्फ़ इसको देखेंगे भाई, हम जहाँ पर हमें यूज़ करना होगा, हम वहाँ उसको अभी यूज़ करेंगे। बाकी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जब पार्ट आएगा हमारा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट एडवांस का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे अच्छे तरीके से भाई सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट एक्चुअली बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं। उसके बाद भाई नंबर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा-सा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही इसमें कम ही मेथड्स होते हैं, ठीक है? कम ही मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट देखा था, काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स थे, बहुत सारे। या और अरे ऑब्जेक्ट हमने देखा था, उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स थे, पर नंबर ऑब्जेक्ट में 2-3 मेथड्स को हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। उसके बाद भाई हम देखेंगे भाई मल्टीपल वेज़ ऑफ कन्वर्टिंग या टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। आपको पता है टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में मैन्युअली कन्वर्ट करना। एक होता है जो जावास्क्रिप्ट खुद से करती है, उसको क्या बोलते हैं हमजा? जो जावास्क्रिप्ट खुद से करती है, याद है? मैंने पढ़ाया था ये। हाँ, शुरू में स्क्रैच में था। उसको कहते हैं खुद से जो करती है वो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट तो है, पर उसका कुछ नाम भी था। टाइप सी से टाइप आगे था, सी था उस। टाइप जावास्क्रिप्ट खुद से जो करती है हाँ, हाँ। टाइप कोहर्जन के ऐसे कुछ था। कोहर्जन, बिल्कुल। तो उसी का उलट है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक्सप्लिसिटली हमें टाइप को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? जब जावास्क्रिप्ट खुद से ना करे, तो हमें खुद से करना पड़ता है, तो ये कहलाता है टाइप कास्टिंग। तो हम देखेंगे भाई किसी भी स्ट्रिंग वाले नंबर को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग वाला नंबर। स्ट्रिंग वाला नंबर से क्या मुराद है भाई? कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ लिख दिया 20। तो ये 20 क्या है? ये 20 की टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको टाइप ऑफ करके दिखाऊं, तो ये देखो मुझे बता रहा है स्ट्रिंग, ये नंबर नहीं है। इसकी जगह अगर मैं डायरेक्ट नंबर तो ये मुझे नंबर बताता। तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी टाइप को चेंज करना है हमें। तो इसकी टाइप को चेंज करने के अगर एक्सप्लिसिटली करना है, तो उसके लिए हमारे पास 4 तरीके आते हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है? क्योंकि इसमें मसला पता है क्या आएगा? इसमें मसला ये आएगा कि जब भी आप इसको कोई भी ऑपरेशन करोगे प्लस वाला, तो ये क्या करेगा, उसको कॉनकैटिनेट कर देगा। ये देखो 20 इसने क्या किया, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ने क्या किया, कॉनकैटिनेट कर दी। हमने प्लस के ऑपरेटर की कुछ खसूसियात पढ़ी थी, तो उसमें से एक खसूसियात उसकी कॉनकैटिनेशन भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमारी इस नंबर वाली टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है, तो यहाँ पर हो रही है टाइप कोहर्जन। तो मैं चाह रहा हूँ टाइप कोहर्जन ना हो, ये स्ट्रिंग वाला नंबर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस वो देखेंगे वो कैसे होगा। मेरी आवाज तो नहीं कट रही हमजा अभी? बेहतरीन है। ठीक है। उसके बाद भाई मैथ ऑब्जेक्ट अब पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम डोम पे चले जाएंगे, ठीक है? तो मैथ ऑब्जेक्ट तो हम आज देखेंगे। मैथ ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं। ये भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, पर इसके अंदर हम जो है वो इतनी सारी चीजें नहीं देखेंगे। इसके अंदर हम जो ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि रैंडम नंबर जनरेट करने वाला एक मेथड आता है, वो देखेंगे। उसके अलावा भाई स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, पावर निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है। उसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं? सील हो गया, फ्लोर हो गया। जो इंपॉर्टेंट मेथड है 5-6 है, उससे ज्यादा नहीं है। पर है मैथ ऑब्जेक्ट खुद में बहुत बड़ा है। और मैथ ऑब्जेक्ट एक रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है। रेगुलर ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं? कंस्ट्रक्टर से, न्यू का कीवर्ड लगा के बनते हैं। पर मैथ ऑब्जेक्ट के साथ वो सीन नहीं है। मैथ ऑब्जेक्ट में सारी चीजें स्टैटिक होती हैं। वो स्टैटिक हम जब हम क्लास ओप्स पे आएंगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब आपको समझ में आएगा ये जो मैं स्टैटिक का क्या मतलब कह रहा हूँ। पर अभी आप समझे कि मैथ ऑब्जेक्ट के साथ हम न्यू का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते।
जैसे कि हम स्ट्रिंग के साथ अगर मैं एरे बनाना होता था या स्ट्रिंग बनानी होती थी, मैं क्या करता था, न्यू का कीवर्ड लगाता था। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है कंसोल? जी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या किया, न्यू और स्ट्रिंग मैंने किया, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मुझे बना के दे देगा। ये देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया। पर अगर मैथ के साथ हम ऐसा करेंगे तो ये बोलेगा मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, मैथ के नाम का कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ये देखो, मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो मैथ को हम डायरेक्टली यूज करते हैं ऐसे, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको, इसकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसके क्लास के नाम से इसकी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ये क्या है, क्लास का नाम है। तो हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं रैंडम को करूं, तो ये देखो रैंडम नंबर मेरे पास आ गया। तो हम डायरेक्टली इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी यूज कर सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स हम देखेंगे जिसके लिए हम आज आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू। कहाँ से शुरू करते हैं, कॉल बैक से। भाई कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन से एक पहले एक चीज होती है हाई ऑर्डर फंक्शन, एक होता है हाई ऑर्डर फंक्शन, एक होता है कॉल बैक फंक्शन। अब समझो हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। हाई ऑर्डर फंक्शन जो है वो कहता है कि भाई, होता वो नॉर्मल फंक्शन ही है, बस इसको नाम दे दिया है। जैसे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने देखा था, नॉर्मल फंक्शन है, पर इसको स्पेशल रखने के लिए हमने इसको नाम दे दिया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। उसी तरीके से हाई ऑर्डर फंक्शन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फंक्शन ही है। नॉर्मल फंक्शन जो क्या करता है, किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेता है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेता है। अभी हम आर्गुमेंट में क्या लेते थे, हम वैल्यूज लेते थे। हम क्या लेते थे भाई हमजा, एज अ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हम वैल्यूज को लेते थे। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और इसको मैंने कोई वैल्यू पास कर दी। तो यहां पर देखो मैं कोई वैल्यू पास कर रहा हूं, पर अगर आप उसको कोई फंक्शन पास करोगे तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हुई? जी जी। अगर कोई भी फंक्शन अगर कोई दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट लेता है तो वो फंक्शन कहलाता है हाई ऑर्डर फंक्शन। या तो फंक्शन एज अ आर्गुमेंट ले, या तो फंक्शन रिटर्न करे। ये दो चीजें होती हैं हाई ऑर्डर फंक्शन में, या तो आर्गुमेंट में ले, या तो रिटर्न करे, या तो दोनों करे। या तो रिटर्न करे कोई भी फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक अनोनिमस फंक्शन बना के मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये तब भी हमें क्या कहलाएगा, ये हाई ऑर्डर फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। है नॉर्मल फंक्शन ही, बस उसको स्पेशल बनाने के लिए हम इसको हाई ऑर्डर फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो एज आर्गुमेंट किसी फंक्शन को ले, कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन को, जैसे कि मैंने नाम दे दिया भाई, इसको नाम दे दिया कॉल बैक। चलो कॉल बैक नहीं देते, कॉल बैक अभी हमने पढ़ा नहीं है। माय फन, ठीक है, माय फन आर्गू, ठीक है, आर्गूमेंट, कुछ भी नाम दे सकते हो यार मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ। उस फंक्शन को हम इस फंक्शन को एज आर्गूमेंट देंगे, आर्गुमेंटेड फंक्शन। अब मुझे नाम नहीं सूझ रहा, तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग है, आई एम आर्गुमेंटेड फंक्शन। अब इस नॉर्मल फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट ले, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को इस नॉर्मल फंक्शन के आर्गुमेंट में दे रहा हूं, जैसे हम वैल्यूज को देते हैं उसी तरीके से। आर्गुमेंटेड फंक्शन, इस फंक्शन का नाम इसको दे दिया। और आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको इसको कॉल नहीं करना है, फंक्शन को कॉल करोगे तो यहीं पे कॉल हो जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको। आपको बस इस फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। रेफरेंस का क्या मतलब है, उसका नाम दे दिया, उसका नाम देना है। ये कॉल नहीं करना, ब्रैकेट लगा हुआ है तो कॉल हो जाएगा, वही के वही कॉल हो जाएगा, तो हमारा मकसद खत्म हो जाएगा। वो मकसद हम आगे पढ़ेंगे, इसका मकसद क्या है। पर आपको ये नहीं करना, आपको बस उसका फंक्शन का नाम यहाँ पर दे देना है। ठीक है, और फंक्शन को आप फिर यहाँ पर कॉल कर लो। अब ये फंक्शन गया किसमें हमजा, ये फंक्शन फर्स्ट वाले में गया है। ये आर्गुमेंट फंक्शन ये गया कहां पर है, ये इस माय फन आर्ग के अंदर गया है।
जी ठीक है, इसकी इस वेरिएबल के अंदर गया है, तो मैं इस वेरिएबल को अगर कॉल भी कर लूं तो बात वही है भाई, ये देखो ये यही सेम फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि अब ये फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर जा चुका है। तो अब इस फंक्शन का नाम ये फंक्शन हो चुका है, ये समझे कि माय फन आर्ग और आर्गुमेंट फंक्शन बात एक ही है। अगर मैं इसको कॉल करूं या इसको कॉल करूं बात एक ही है। ठीक है, तो ये देखो आई एम आर्गुमेंटेड फंक्शन, तो ये है आपका हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन क्या है आपका, हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्यों हाई ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि ये किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट ले रहा है। हमजा बात समझ में आ रही है? जी ठीक है, अब ये कॉल बैक क्या चीज है, तो भाई जो आप एज आर्गुमेंट दे रहे हो ना उसको, वो कॉल बैक फंक्शन है। ये आर्गुमेंट फंक्शन क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन है भाई। इसी को हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, जो किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में जाए। तो ये आर्गुमेंटेड फंक्शन में कहां पे जा रहा है, नॉर्मल फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉल बैक फंक्शन। बात समझ में आ अगर रही है? जी जी अगर हम 3 4 या 5 मतलब 2 से ज़्यादा बनाते हैं फंक्शन, अगर हम उनमें ये कॉल बैक करना चाहें तो हो जाएगा ये? हो जाएगा, हो जाएगा, किसी बस भी वही। फंक्शन को आप हाई ऑर्डर फंक्शन बना सकते हो। हाई ऑर्डर फंक्शन के क्राइटेरिया क्या है कि भाई आप उसको कोई भी फंक्शन एज आर्गुमेंट दे दो। आप हम पहले क्या कर रहे होते थे, वैल्यूज देते थे ना अपने हम्म, फंक्शन को, तो नॉर्मल फंक्शन कहलाता था। अभी आपने क्या किया, उसको एक फंक्शन दे दिया आर्गुमेंट में, तो उसको एक स्पेशल नाम हो गया हाई ऑर्डर फंक्शन। है वो नॉर्मल फंक्शन ही, बस उसको थोड़ा स्पेशल रखने के लिए भाई नॉर्मल फंक्शन से उसको हाई ऑर्डर फंक्शन हमने एक टाइटल दे दिया कि ये फंक्शन, अगर आपको कहीं भी दिखे ऐसा कोई भी फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट ले रहा है तो वो कहलाएगा हाई ऑर्डर फंक्शन। और जो उस फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहा है वो कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। जैसे कि ये आर्गुमेंटेड फंक्शन क्या है, ये इस नॉर्मल फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहा है, तो ये आर्गुमेंटेड फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, कॉल बैक फंक्शन। क्योंकि कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कि आपका कुछ काम आपको करना है, आप चाह रहे हो कि वो काम हो जाए, उसके बाद मुझे आप बाद में कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, मुझे बाद में कॉल करना, कॉल बैक। ठीक है, तो यहां पर मिसाल के तौर पे अगर कोई काम था, मतलब यहां पर कोई टास्क था, ठीक है, कोई टास्क, ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये 4 5 टास्क थे, उसके बाद जाके हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ है, कौन सा, ये आर्गुमेंटेड फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये भाई, आपका कोई काम है वो आप कर लो, उसके बाद मुझे कॉल कर लो जब भी आपकी जरूरत पड़े। जब भी आपको कोई सीक्वेंस में काम करना हो, तब हम कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस जब आएगा तब हम देखेंगे। अभी आपको ये समझना है कि कॉल बैक फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में जाए वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। और जो उस फंक्शन को एज आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हाई ऑर्डर फंक्शन। बस इसको टाइटल दे दिया है, सारे नॉर्मल फंक्शन ही है, टाइटल उनको दे दिया है स्पेशल रखने के लिए, दूसरे फंक्शन से मुख्तलिफ करने के लिए। हमजा ये क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ। जी अगर मेरा क्वेश्चन, अगर हम जितने फंक्शन बनाएंगे उसी इसी तरह हम इसको रेफरेंस देते जाएंगे, मतलब उसमें आर्गुमेंट देते जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर आपका मल्टीपल फंक्शन है, आप मल्टीपल फंक्शन को आर्गुमेंट में भेजना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसका मतलब कि ये मतलब फंक्शन एक ग्लोबली भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल फंक्शन ही है, बस इसको एक स्पेशल बनाने के लिए, दिखाने के लिए उसको नाम दे दिया कॉल बैक और हाई ऑर्डर फंक्शन। समझ में आया? मुझे बताओ। जी जी मतलब क्योंकि जी जी मतलब क्योंकि कि जो कॉल बैक नॉर्म फंक्शन का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कॉल बैक फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सही। मिसाल के तौर पे अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई काम, जैसे कि अगर मैं किसी चीज पे क्लिक करूं तब जाके वो फंक्शन रन हो, तो वहां पर कॉल बैक का आपको काम आएगा। मतलब बस वेबसाइट्स पे जाओ, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करो, नीचे एक तीर होता है लिखा हुआ है गो अप। हाँ, मतलब हाँ गो वो अप। यही अब जैसे उस पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो वो ऊपर ले जाएगा जो वापस। है वो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो उसको ऊपर लेके जाएगा। तो हम्म, फंक्शन वेट कर रहा है कि जब भी ये काम होगा तब मैं जाके एग्जीक्यूट होऊंगा। तो तो वही से ये नाम आया कॉल बैक। कॉल ठीक बैक है, नाम वही से आया है। मतलब उसके बैक एंड सिनेरियो यही होता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है, समझ में आया कॉल बैक फंक्शन क्या है? जी जी ठीक है, चलो उसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शन फन वन, ठीक है,
अब ये fun1 क्या करेगा, एक कॉल बैक लेगा, तो कॉल बैक को मैं शॉर्ट में कर देता हूँ CB। यहाँ पे इसको पूरा कॉल बैक ही बोल दो, क्योंकि पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो पैरामीटर का नाम है ना, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। console.log और यहाँ पर मैं कॉल बैक को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ हेलो लिखूं तो ये हेलो कहाँ जाएगा, इस कॉल बैक के अंदर जाएगा। तो इस कॉल बैक को कॉल करूं या हेलो को कॉल करूं, बात एक ही है। ठीक है, पर ये इसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं कहेंगे, मुझे बताओ हमजा। ये हायर ऑर्डर फंक्शन अभी तक नहीं है, क्यों नहीं है? सर इसलिए नहीं है कि ये नॉर्मल फंक्शन है, इसको अभी हमने पास नहीं किया, मतलब किसी और इसको हमने फंक्शन। कोई फंक्शन पास नहीं किया, हम इसको नॉर्मल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जब भी इसको हम फंक्शन को ही पास कर देंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया fun2 के नाम से। तो मैं बोल देता हूँ हेलो आई एम कॉल बैक फंक्शन। अब मैं इसमें काम करता हूँ, fun2 को पास कर देता हूँ। fun2 को पास किया, अब ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा अब ये कहलाएगा, ये वाला जो फंक्शन है हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। और ये वाला फंक्शन कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। क्यों कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा ये, हम जरा fun2 को हम कॉल बैक फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, और इसको हम हायर ऑर्डर क्योंकि फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने fun2 जो है ना, नॉर्मल फंक्शन की वैल्यूज जो है ना, वो हाई ऑर्डर जो फंक्शन हम बनाना चाहते हैं उसको पास कर दिए, अब वहाँ पे कॉल बैक करेंगे तो वो हमें कॉल कर देगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ कॉल बैक को ना। अब इस कॉल बैक में क्या आ चुका है, इस कॉल बैक वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, मुझे बताओ हमजा। इस कॉल बैक वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, ये ये फंक्शन आ चुका है। फंक्शन जी अगर जी। मैं इस फंक्शन को, इस कॉल बैक को मैं कॉल करूं तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, यही फंक्शन पड़ा हुआ है। तो ये देखो आई हेलो आई एम अ कॉल बैक, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया, और उसको मैं जितनी बार कॉल करूंगा ये उतनी बार कॉल होता जाएगा। इसको मैं जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार देखो कॉल होता जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए, आपका यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए कि ये तो डायरेक्ट fun2 को कॉल कर सकते थे, है कि नहीं? ये देखो आउटपुट तो वही दे रहा है मुझे। आपका ये सवाल होना चाहिए अभी कि मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर कॉल तो कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन की क्या जरूरत है मुझे, हमजा, है कि नहीं? जी जी ऐसा ही है। पर डायनामिज्म के लिए हम ऐसा करते हैं, पता है, डायनामिक्स के लिए, कि अगर आप जब भी fun1 को आप कॉल करोगे तो हमेशा fun2 कॉल होता रहेगा। तो ऐसा ना हो, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने कोई फंक्शन fun3 बना दिया है, इसको मैं बोल देता हूँ हेलो आई एम fun3, इसको मैं बोलता हूँ आई एम fun2। अब आपको इसका असली पावर नजर आएगा। ठीक है, अब मैं जब भी fun1 को कॉल करूंगा तो क्या होगा, हमेशा fun2 कॉल होगा। क्यों, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू दे दी है fun2। अगर उसकी जगह पे यहाँ पर मैं कॉल बैक लिख देता, तो देखो अभी मैंने fun2 पास किया तो fun2 होगा, fun1 पास किया, fun3 पास किया तो fun3 आएगा। ये देखो आई एम fun2 आई एम fun3, मुझे बस एक बार लिखना पड़ा यहाँ पर। वहां पर स्टैटिक हो रहा था, यहाँ मैंने डायनेमिक कर दिया। तो वही सारी चीजें जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बस ये फंक्शन के लिए थोड़ी लागू हो रही है। और इसको फंक्शन को थोड़ा नया नाम दे दिया, जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में जाएगा तो वो कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन, और जो उस फंक्शन को एज आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, जैसे कि ये fun1, तो ये कहलाएगा हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, मतलब जो जो रिसीव करा उसमें एक बारी बस हम कॉल बैक कर दें, बाकी उसको जितने मर्जी फंक्शन बनाते जाएं जितनी वो मर्जी, हाँ बिल्कुल। वो करता जाएगा। सही सही। अब ये दोनों फंक्शन क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन है। क्यों, ये किसी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहे हैं, fun2 भी fun1 के आर्गुमेंट में जा रहा है, fun3 भी fun1 के आर्गुमेंट में जा रहा है, तो इसको हमने अब नाम दे दिया भाई ये कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जी आगे जैसे आप कॉल कर रहे थे fun2 पैरेंथेसिस लगा के अभी थोड़ी देर पहले, हम्म, तो अगर उस तरह हम fun2 fun3 fun4 फॉर एग्जांपल करें तो इसी तरह हाँ, रीडेबिलिटी में इशू आएगा। भी इशू आएगा और कोड हमारा काफी बढ़ जाएगा। और अगर हमारे पास 1000 फंक्शन है तो क्या 1000 बार ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। हमने उसकी बस जगह एक बार उसका आर्गुमेंट दे दिया। उसकी जगह हमने फंक्शन बनाने हैं। ठीक है,
अब क्लियर हुआ कॉल बैक फंक्शन? यस। साद भाई आपको समझ में आ रही है? साद भाई अभी जो ज्वाइन हुए तो उनके तो ऊपर से चीजें जारी होंगी। नहीं सर, थोड़ा बहुत समझ आया। ठीक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना ना, मैंने शुरू से अच्छे से समझाया ना कॉल बैक को, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो। अब आते हैं भाई सेट इंटरवल और सेट टाइम और फंक्शन पे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम यूज करते हैं। इस पे मैं आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई सेट इंटरवल। अब कॉल बैक मैंने पता है क्यों पढ़ाया आप लोगों को? कॉल बैक मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि सेट इंटरवल एक कॉल बैक फंक्शन लेता है आर्गुमेंट में। सेट इंटरवल क्या करता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है आर्गुमेंट में। तो वो फंक्शन सबसे पहले हम बना लेते हैं। फंक्शन हेलो, नाम मुझे कोई सूझ नहीं रहा तो मैंने बोल दिया हेलो यार। हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ठीक है, अब आपको पता है मैंने क्या बोला था? ये सेट इंटरवल फंक्शन जनरली दो आर्गुमेंट लेता है। ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब होता है साथ भाई? दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन सर वो फंक्शन होते हैं जो कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ आते हैं वो। उसके साथ आते हैं, तो ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो विंडो ऑब्जेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर अगर आप उसको डायरेक्टली लिखते हो ना, ब्राउजर समझता है कि ये विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, तो हमें यहाँ पर विंडो डॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सेट इंटरवल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसको दो आर्गूमेंट चाहिए, आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2। दो आर्गूमेंट चाहिए। पहला आर्गूमेंट वो क्या लेता है? वो लेता है एक फंक्शन। तो भाई ये फंक्शन मेरे ऊपर बना लिया, इसको मैं एज आर्गूमेंट दे देता हूँ। अब ये हेलो फंक्शन क्या है हमजा? ये हेलो फंक्शन क्या हो गया अभी? ये हो गया कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि ये किसी और दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में जा रहा है। ठीक है, और ये सेट इंटरवल क्या है भाई? इसकी ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इसका जवाब मुझे कौन देगा? अगर ये कॉल बैक फंक्शन है, सेट इंटरवल के अंदर जा रहा है, तो सेट इंटरवल क्या कहलाएगा? हाँ भाई, अभी पढ़ा के आए हैं आप लोगों को। हमजा, साद, हाई वो वाला जो सेट फंक्शन। इंटरवल हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो एक किसी कॉल बैक फंक्शन को एज आर्गुमेंट ले रहा है। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है? अब ये आपका सवाल होना चाहिए। पहला आर्गुमेंट तो फंक्शन हो गया, कोई भी कॉल बैक फंक्शन। दूसरा आर्गुमेंट होता है टाइमर भाई। यहां पर हम टाइमर देते हैं, और टाइमर हम देते हैं किस फॉर्मेट में? मिली सेकेंड की फॉर्मेट में। अब मुझे बताओ, एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं? जी साहब भाई, एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं? सर लास्ट क्लास मैंने देखी नहीं अभी तक, मेरे ख्याल से 10 होते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे बताओ, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 होते हैं, सॉरी 1000 1000। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 1024। ग्राम्स। 1,024। तो ग्राम क्या है? किलोग्राम का छोटा यूनिट है। उसी तरीके से मिली सेकेंड सेकेंड का छोटा यूनिट है। तो 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड आते हैं। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया भाई, यहां पर अगर मैं लिख दिया 1000, तो ये क्या होगा? 1 सेकंड के बराबर होगा। अब ये पता है करेगा क्या सेट इंटरवल? ये सेट इंटरवल मेरे इस फंक्शन को बार बार कॉल करता रहेगा, हर 1 सेकंड बाद इसको कॉल करता रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई कॉल बैक फंक्शन। ये देखो यहां पर कॉल भी हो रहा है, हर सेकंड बाद देखो कॉल हो रहा है। देखो ये कितनी बार, इन्फिनिट 3000 बार कॉल हो चुका है। अब ये इन्फिनिटी टू। इनफिनिट लूप चल चुका है। मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, वरना ये हैंग कर देगा मेरे सिस्टम को। इसने कर भी दिया, देखो अभी रुक नहीं रहा, ये हैंग कर दिया इसने। ये इनफिनिट टाइम चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसको, ओ माय गॉड, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वरना ये काम खराब कर देगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये हैंग हो चुका है, मेरा ब्राउजर हैंग हो चुका है इसकी वजह से, क्योंकि इनफिनिट टाइम चल चुका है। ये मैंने इसको बोल दिया है, कोई कंडीशन मैंने नहीं लगाई ना इसके ऊपर। मैंने इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो कंडीशन लगाऊंगा मैं अभी, उसके बाद ही इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये हैंग कर देता है सिस्टम को ना। चलो शुक्र है बंद हो गया। स्क्रीन तो मेरी हैंग नहीं हुई आप लोगों के पास, या मेरी वॉइस तो हैंग नहीं हो रही? नहीं सर, सब सही आ रहा है। ठीक हो गया। ये ब्राउजर आ रहा है ना आप लोगों के सामने? जी सर, आ रहा अभी है। मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, अभी मैं लगाऊंगा कंडीशन।
भाई उस कंडीशन के बाद रुक जाए ये, वरना ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता रहेगा और ये हमारे सिस्टम को ही हैंग कर देगा। बस कंडीशन को छोड़ो, आप समझ गए ना, मतलब ये कर क्या रहा है, ये बार बार उस फंक्शन को 1 सेकंड के बाद उसको कॉल कर रहा है। तो मैं नहीं चाह रहा हमारा टाइम ज्यादा इसमें जाए, तो ये करता क्या है, सेट इंटरवल, ये देखो ये हर 3 सेकंड बाद इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। अब ये थोड़ा अलग सिग्नेचर है, मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर नहीं, किसी और जगह पे करता हूँ, किसी और आईडी में, प्रोग्रामिस, ठीक है, वहां पर लिमिट लग जाती है खुद ब खुद ना, तो ये अच्छा हो जाएगा, ये इनफ्रेंड नहीं जाएगा, यहाँ पर लिमिट लगा देता है ये। ठीक है, ये देखो, अब हर सेकंड बाद इसको कॉल करता रहेगा, ये देखना, हर सेकंड बाद ये कॉल होता रहेगा, ये देखो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, देख रहे हो, हर 1 सेकंड बाद ये उसको कॉल करता रहेगा। अगर मैं इसका टाइमर बढ़ा दूं, मैं इसको बोल दूं अरे ये भी हैंग हो गया क्या, ये भी हैंग हो गया भाई, मैं रन किया तो हाँ, अब ये 5000 मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, साथ भाई 5000 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सर ये 5 मिनट तक चलेगा। 5 सेकंड, हर 5 सेकंड बाद इस हेलो फंक्शन को कॉल करता रहेगा। कॉल बैक का क्या जी मतलब है, 5 सेकंड के कॉल बाद बैक, सर वो फिर मतलब से 5 बुलाएगा सेकंड हो उसको। जाए इसको कॉल करो, फिर 5 सेकंड हो जाए दोबारा कॉल बैक, तो कॉल बैक देखो यहीं से ही आपको समझ में आ रहा है, कॉल बैक का मतलब कि जब आपका काम हो जाए, मतलब 5 सेकंड हो जाए तो मुझे कॉल कर लो, जब 5 सेकंड हो जाए तो मुझे दोबारा कॉल कर लो। तो आपको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर नहीं करना है, ये नहीं करना, ये काम नहीं करना है आपको, ये करोगे तो ये उसी वक्त कॉल हो जाएगा और ये आपका काम नहीं करेगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा, देखना ये देखो एरर दे दिया इसमें। तो आपको यहाँ पर सिर्फ उसका रेफरेंस पास करना है, मतलब उसका एड्रेस पास करना है, रेफरेंस का क्या मतलब होता है, एड्रेस पास करना है। तो सेट इंटरवल क्या करेगा, खुद से इसके एड्रेस पे जाएगा और उसको कॉल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हेलो किया तो हर 5 सेकंड बाद ये हेलो को प्रिंट करता रहेगा, हर 5 सेकंड के बाद, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इतना टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है, पर हर 5 सेकंड बाद इसको कॉल करता रहेगा। सेट इंटरवल फंक्शन का काम ही है ये, बस हर 5 सेकंड बाद उस फंक्शन को कॉल करते रहना। अब उसी का एक उलट आता है हमारे पास, उसी का एक उलट आता है हमारे पास, जिसको कहते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट, ये भी इसके जैसा ही है, ये भी 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहले एक फंक्शन, भाई कौन सा कॉल बैक फंक्शन आपको कॉल करना है, और यहां पर भी हम टाइमर देते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ 1000। ठीक है, मैं इसको थोड़ा टाइमर बढ़ा देता हूं मैं। अब ये पता है क्या करेगा, ये करेगा इसको एक बार कॉल, पर कब कॉल करेगा, 5 सेकंड बाद, ये एक ही बार कॉल करेगा, ये देखना, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 सेकंड के बाद आ गया, अब रुक गया बस, अब उसके बाद इसको कॉल नहीं करेगा। सेट इंटरवल क्या करता है कि उसको बार बार कॉल करता रहेगा, पर सेट टाइम आउट क्या करता है, वो एक ही बार कॉल करेगा, जो टाइम ड्यूरेशन आपने इसको बताया है उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको कॉल कर लेगा। ये सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट, समझ में आ रहा है। सर अगर हम आर्गुमेंट अपना पैरामीटर दें हेलो के बाद जो पैरेंथेसिस में, तो नीचे टाइम आउट के आर्गुमेंट में हम यहाँ पे उसको उसका वेरिएबल लिखेंगे, वो मतलब कि जो पैरामीटर है उसका नेम। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो। मैं ऊपर फंक्शन बनाया हेलो का, उसमें आप पैरामीटर देंगे कोई भी नेम, ठीक है। हाँ, तो नीचे सेट टाइम आउट में आपने जहाँ पे हेलो लिखा है वहाँ पे आर्गुमेंट में ना उसका नेम देंगे पैरामीटर का। नहीं क्या नहीं, इस अभी उस पे नहीं जाते, अभी उस पे नहीं जाते, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसके लिए फिर हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको अभी छोड़ते हैं। अभी आप सिर्फ ये समझो कि भाई ये सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल काम कैसे करता है, ये समझो बस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये काम कैसे करते हैं।
इनको एक फंक्शन चाहिए, एक 2 आर्गुमेंट लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं और एक टाइमर लेते हैं भाई। सेट इंटरवल क्या करता है कि हर 5 सेकंड बाद में जो टाइमर आप देते हो, हर उतने सेकंड्स के बाद उसको कॉल करता रहेगा उस फंक्शन को। ये रिपीटेडली करता रहेगा जब तक कोई कंडीशन आपने ना लगाई हो, आपने बोला हो कि भाई इफ अगर ऐसा हो जाए तो ये रुक जाए, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था कि आज हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये भाई सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। तो ये बस मैंने कॉल बैक समझाने के लिए आपको पढ़ाया कि कॉल बैक होते क्या है। तो कॉल बैक देखो भाई, हर 5 सेकंड के बाद वो फंक्शन को कॉल बैक कर रहा है, तो नाम देखो वहीं से आया है, ठीक है? फर्क समझ में आया इन दोनों के बीच में, टाइम आउट और इंटरवल के बीच में? बाकी इनकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे एडवांस में। अभी एडवांस हमने नहीं पढ़ा, अभी हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। अभी अब कॉल बैक को समझते, कॉल बैक काम कैसे करता है। साद हमजा समझ में आया इन दोनों के बीच में फर्क? जी 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 साद सर। भाई मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? सर नाम से ही जाहिर है, एक तो है सेट इंटरवल सर, वो इस तरह होता है कि हर 5 सेकंड के बाद वो हेलो लिखेगा। दूसरा होता है सेट टाइम आउट। सर टाइम आउट तो टाइम खत्म, मतलब जैसे कहते हैं हम, वो एक ही बार इसको करेगा, चलाएगा और फिर वो उसको हाँ खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक हो गया, बस ठीक है। सेट इंटरवल को बंद कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने की जगह पे मैं ये फंक्शन को यहीं पे बना लेता हूँ। आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन दे दो, ठीक है? अनोनिमस फंक्शन क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं होता। इसको मैं कर देता हूँ बंद, तो ये फिर भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है? ये फिर भी वैसे ही काम करेगा, ये देखो 5 सेकंड बाद इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब मैंने फंक्शन को अलग से नहीं बनाया, मैंने क्या किया, फंक्शन को यहीं पे बना लिया। फंक्शन को मैंने यहीं पे, आप यहाँ पर कोई नेम्ड फंक्शन नहीं बनाओगे, आप यहाँ पर बनाओगे अनोनिमस फंक्शन, अगर आपको ऐसा काम करना है। तो ये भी वैलिड तरीका है फंक्शन बनाने का। पहले हम क्या कर रहे थे, फंक्शन को अलग से बना रहे थे, फंक्शन को हम अलग से बना रहे थे, ठीक है? और उसको यहाँ पर बस उसका नाम दे रहे थे। अभी हमने क्या किया, फंक्शन को यहीं पे बना लिया, तो ऑटोमेटिक रेफरेंस चला जाएगा उसके पास, सेट टाइम आउट के पास, उसको कॉल कर लेगा। जैसे ही 5 सेकंड होंगे, ये इस फंक्शन को खुद ब खुद कॉल कर लेगा, हमें उसको कॉल करने की जरूरत है। अभी हम फंक्शन बना रहे हैं, आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पैरेंथेसिस लगे हुए तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को हम यहीं पे बना रहे हैं, ठीक है? फंक्शन को हम इधर ही बना रहे हैं। तो अगर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई थी, तो यहाँ पर वही हो रहा है, देखो फंक्शन को इधर ही बना रहा है और ये टाइमर कॉमा लगा के, ये टाइमर फंक्शन को यहीं पे बना रहा है वो। ये तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। आप नहीं चाह रहे हो कि यार मैं अलग से कोई फंक्शन बनाऊं, आप यहीं पे ही फंक्शन को डिफाइन कर दो, पर वो अनोनिमस फंक्शन होना चाहिए, इसका कोई, जिसका कोई नाम ना हो। जैसा कि ये हेलो इस फंक्शन का नाम है। एनोनिमस में क्या होगा कि भाई ये हेलो यहाँ से हट जाएगा, बस सिंपल, ये बन गया एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन की आप देखो यूजेज कहाँ कहाँ पे होती है, तो ज्यादातर हम कॉल बैक फंक्शन में एनोनिमस फंक्शन का यूज करते हैं ज्यादातर। अगर किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट कोई फंक्शन देना हो, तो हम कॉल बैक फंक्शन की सूरत में एनोनिमस फंक्शन दे देते हैं उसको। समझ में आया भाई? मुझे बताओ तो आगे बढ़ूं अभी मैं। सही है। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं मैं आपको, एक प्रोजेक्ट, छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट। डेट हमने पढ़ी थी, ठीक है? डेट्स हमने पढ़ी थी, डेट ऑब्जेक्ट, उसी का ही प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम बनाते हैं अभी, क्या बनाते हैं, वॉच, वॉच, ठीक है? डिजिटल वॉच जिसको बोलते हैं। भाई डिजिटल वॉच कैसी होती है? डिजिटल नंबरिंग, वॉच कैसी होगी? जैसे कि नंबरिंग आपके कंप्यूटर में होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में होती है, लैपटॉप में होती है, उसी को हम डिजिटल वॉच बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ डिजिटल वॉच देखती कैसी है, ये कोई मैनुअल वॉच नहीं होती है डिजिटल वॉच, ठीक है? वो सिर्फ नंबरिंग होती है बस उसकी ना, जैसे कि हमारे कंप्यूटर का टाइम जो दिखा रही है वो डिजिटल वॉच है, ठीक है? तो बस आपको नंबर दिखाई देंगे, तो ये कहलाती है डिजिटल वॉच। मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कंसोल डॉट लॉग। अभी हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, 0613, ये क्या किया मैंने, ये मैंने डिजिटल वॉच बना ली है, पर ये क्या स्टैटिक है? आपको पता है वॉच जो है वो चेंज होती रहती है। ये सेकंड जो है 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, 56 होगा, 57 होगा, 58 होगा, ऐसे ही है ना? फिर ये जैसे ही 60 होगा, ये कांटा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो वही चीज हम बनाने वाले हैं अभी।
वही चीज हम अभी बनाने वाले हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें की नीड पड़ेगी, उसके लिए हमें नीड पड़ेगी उसकी जो है डेट ऑब्जेक्ट की। डेट ऑब्जेक्ट हमें हेल्प करेगा किसमें, डेट और टाइम को लाने में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वॉर डेट का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं यहाँ पर। आपको पता है कंस्ट्रक्टर है वो, तो न्यू करके हमें कॉल करना पड़ेगा उसको। ये क्या करेगा, करंट डेट हमें लाके दे देगा उसकी डेट। तो ये देखो, मुझे ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में दे रहा है। अब उस डेट में से मुझे क्या निकालना है, उस डेट में से आपको पता है डेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं। जैसे कि ये देखो, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड। तो मुझे यही तीनों चीजें चाहिए, गेट आवर्स, गेट मिनट, गेट सेकंड्स। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आवर्स। तो ये क्या करेगा, मुझे वो आवर ला के दे देगा। गेट आवर, सॉरी, गेट करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम ये है, एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा जो इसकी डिफाइन है। ये देखो अभी क्या बता रहे 18, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जावास्क्रिप्ट 24 वाले फॉर्मेट को यूज करती है, 24 आवर वाले को। तो 24 आवर वाले को फॉर्मेट को अगर यूज करेगी तो 18 किसको बताएगा, 6 को। अभी बज रहे हैं 6 हमारे पास पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, शाम के 6 बज रहे हैं। तो पर जावास्क्रिप्ट शाम के 6 को 18 बोलती है। अभी हो गए 7। अभी देखना, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा ना, ये मुझे 19 दिखाएगा, क्योंकि अभी आवर चेंज हो चुका है। ये देखो अभी पूरे यहाँ पर फिक्स 7 बजे हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान का लोकल टाइम दिखाऊं, लोकल टाइम, तो आप देखोगे ये मुझे बताएगा। ये देखो 7 PM, अभी 7 PM देखो आ रहा है हमारे हिसाब से ना। अगर इसको आप बोलो इन 24 आवर फॉर्मेट, तो ये आपको बताएगा 19। ये सही से काम नहीं कर रहा, इसको गूगल पे लिखते हैं। गूगल पे शायद आ जाए 24 आवर वाला फॉर्मेट। ये देखो 19 दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर 7 को बोले 19, क्योंकि 24 आवर के हिसाब से यहाँ शाम के हम 19 बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए हमें ये 19 दिखा रहा है। तो गेट आवर्स किया तो उसने क्या किया, मेरे कंप्यूटर का टाइम निकाल के उसमें से आवर निकाल के आ गया। आवर तो मेरे पास आ गए, एक चीज तो मेरे पास आ गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई, उसके बाद चाहिए मिनट्स। तो मिनट्स के लिए भी आपके पास डेट के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, गेट मिनट्स के नाम से। ठीक है, तो ये मुझे मुझे बता देगा भाई अभी 7:01 हुआ है। ठीक हो गया। उसी तरीके से सेकंड्स के लिए हमारे पास है। तो आप बहुत सारी चीजें डेट के ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हो, गेट, सेकंड्स। ये 3 चीजें हमें चाहिए थी। ये फंक्शन तो फंक्शन की तरह कॉल करेंगे। ये देखो 41, ये मुझे बता रहा है कि 19 आवर 1 मिनट एंड 41 सेकंड हुए हैं अभी। और 41 सेकंड ये, अब जैसे मैं इसको चेंज करूँ ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेकंड आपको पता है चेंज होता रहता है। पर यहाँ अपडेट नहीं हो रहा। तो अपडेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे भाई, अब इसको बार बार अपडेट करना है तो किस चीज का यूज करेंगे, मुझे बताओ। सर कॉल बैक का, नहीं कॉल इंटरवल। बैक का, सेट इंटरवल फंक्शन का। वो हर 1 सेकंड के बाद उसको कॉल करता रहेगा। अब समझ में आई आप लोगों को। तो इसको क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना देते हैं, ये सारी चीजों को एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं, जिसको वो सेट इंटरवल बार बार कॉल करता रहेगा। और इस फंक्शन को नाम दे देते हैं भाई टाइमर, या इसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। ठीक है, अब जब मैं इसको सेट इंटरवल में कॉल करूंगा तो देखना, मैं सेट इंटरवल, और मैं, यार यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पर पहले भी हैंग हो चुका है भाई, यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये रहा, यहाँ मतलब पहले भी सीन हो चुका है, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा यहाँ पर। इसको भाई यहाँ पर पेस्ट करो। और सबसे पहले भाई इसको क्या आर्गुमेंट देते हैं बताओ साथ भाई, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए, मुझे बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पर। सर डेट इंटरवल को डिजिटल 2 क्लॉक, आर्गुमेंट चाहिए। सबसे पहले डिजिटल क्लॉक, ठीक हो गया भाई, आगे। और कॉमा के और बाद सर न्यू डेट। 1000 हर 1 सेकंड बाद, हर एक सेकंड के बाद इसको कॉल करता रहे। जैसे रन करूंगा तो देख लेना ये मुझे बताएगा। ठीक है, ओ माय गॉड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ईशान भाईजान, एक मिनट, एक मिनट, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अब एक चीज मैं करना भूल गया था, और ये भी हैंग हो गया भाई मेरे, ये भी हैंग हो गया। और रुक जा,
ये हैंग होने वाले बड़े मसले हैं। अभी इसको हमने सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया ना, ये इसलिए दिखा रहा है अलग अलग लाइनों में ना। अब इसको क्या एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग से हटा के ना इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ताकि हम इसको अच्छे फॉर्मेट में दिखा सकें। और ये आपको ठीक से तो दिख रहा है ना, या जूम करो इसको और? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, मिनट्स को मिनट्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे फॉर्मेट में इसको दिखा सकूं। अभी देखा आपने कितने गंदे फॉर्मेट में आ रहा था। और सेकंड्स, और ये सेकंड्स आ गए इसके अंदर। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट करूंगा। सबसे पहले मुझे चाहिए आवर प्लस का ऑपरेटर कंकेटिनेशन, और यहाँ पर ये लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद वही मिनट्स प्लस का ऑपरेटर कंकेटिनेशन, मिनट्स का वेरिएबल। ठीक हो गया, फिर कंकेटिनेशन होगी, फिर यहाँ पर लगेगा ये कॉलन, और दोबारा प्लस। ठीक है, ये विजिबल है, मैंने थोड़ा इसको जूम आउट किया है, और यहाँ पर ठीक लगेगा है, सेकंड्स। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसको कॉल, अब देखना, अब अच्छे फॉर्मेट में दिखाएगा ये मुझे। ये देखो, ये देखो हर सेकंड बाद ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ये देखो हर सेकंड बाद ये अपडेट हो रहा है। ये बता रहा है कि भाई 14:05 हुए, तो सेकंड आपको पता है बार बार जो है वो करता रहता है। तो ये एक ही लाइन में आए तो हम क्या करेंगे, अब एक चीज आती है हमारे पास। आप चाह रहे हो कि हर, अभी देखो ये क्या कर रहा है, हर नेक्स्ट लाइन में इसको लेके आ रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है, कि ये, अरे भाई, ये हर चीज को सेकंड लाइन में लेके आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास एक चीज आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको कर देते हैं बंद। कंसोल डॉट लॉग, जबड़ 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 जबड़। ठीक है, ये देखो, अब हमारे पास कंसोल में एक मेथड आता है जिसको कहते हैं क्लियर। अगर मैं आपको कंसोल ऑब्जेक्ट दिखाऊं, क्लियर का नाम से ही जाहिर है आपको पता है क्लियर क्या करेगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी ना उसमें, डिजिटल क्लॉक में, उसको सोल्व करेंगे इसके थ्रू। ये आ गया कंसोल, कंसोल पे गए हम, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल ऑब्जेक्ट को खोलूं, तो आप देखोगे हमारे पास कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सारी चीजें। कंसोल भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना भाई। कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं तो लॉग का मेथड देखो ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो हम यूज करते आ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं कंसोल डॉट क्लियर। ये रहा क्लियर। ओ क्लियर बोर्ड, क्लियर क्लियर वो नहीं उसमें बोलता है। तो ये करेगा क्या, क्या पता है आपको? ये करेगा ये कि भाई जो कंसोल हमारा इतना गंदा हो गया ना, इसको साफ कर देगा। देखो इतना गंदा हो गया है। अब जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर कंसोल डॉट क्लियर, क्लियर, ये देखो साफ हो गया। ये काम आप यहीं से भी कर सकते हो। ये क्या कहते हैं भाई, सेम कमांड चलाता है। ठीक है, अब ये गंदा हो गया, साफ करना है, तो भाई क्या करो, कंसोल डॉट क्लियर चला दो यहाँ पर। ये देखो तो हो गया। उसी अगर तरीके से डायरेक्ट क्लियर भी लिखे तो भी साफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है देखो, प्रॉब्लम ये कि ये हर नेक्स्ट जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में हो, ये सेकंड यहाँ पर चेंज होता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसोल डॉट क्लियर का यूज करेंगे। कंसोल डॉट क्लियर करेगा क्या, अभी आप उसका मैजिक देखना। अरे भाई रुक जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट के लिए रुक जा। अरे भाई, यार इसको कैसे रोकूं, ये कमेंट भी नहीं हो रहा। मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि, हाँ ठीक है। अभी ये एरर दे देगा। ठीक हो गया, अच्छा हो गया, बंद हो गया। इसको हटाओ। अब यहाँ पर इससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कंसोल डॉट क्लियर, कि हमारी जो न्यू लाइन प्रिंट हो उससे पहले हमारा कंसोल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये ट्रिक में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको कॉल करूंगा तो देख रहे हैं एक ही लाइन में सारा काम होता रहेगा। आपको लगेगा एक ही लाइन में हो रहा है, देखना अभी। ये देखो, ए भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं भाई, रुक जाओ। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लेके आया, तो मैंने किया तो था ये। बस यार दुआ करना हैंग ना हो जाए, बस ये दुआ करना दोस्तों कि ये हैंग ना हो जाए पहले की तरह। इसको करो यहाँ से कॉपी, इसको किया यहाँ से कॉपी, यहाँ किया पेस्ट,
तो बस अब ये दुआ करना हैंग ना हो जाए। देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, दिख रहा है? ओ भाई कुछ तो बोलो। जी सर दिख रहा है। जी सर। तो ये हम ऐसे करते हैं, आप पता है कंसोल डॉट क्लियर कर क्या रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कंसोल डॉट क्लियर क्या चालाकी कर रहा है पीछे? नहीं। अगर समझ सर में आ रहा है तो मुझे पीछे से बताओ। क्लियर कर रहा है सर, उसको हटाते जा रहा है। मतलब ये 16 आ गया तो 16 वाले को रिमूव करेगा, 17 वाले को लेके आएगा, 17 वाले को रिमूव करेगा, 18 वाले को लेके आएगा, क्योंकि ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। ये फंक्शन, ये डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ये ओवर बनेगा, क्योंकि इतना फास्ट होता है हमें दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये देखो, सर ये सारी चीजें बार बार हो रही है, ये सारी चीजें ना बार बार हो रही है। फंक्शन को जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो चीजें बार बार होती रहेंगी। तो ये चीजें बार अच्छा बार हो सर रही है, ये तो कंसोल डॉट क्लियर भी तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी बार बार चलता रहेगा। जी जी, सर ये बोलो क्लियर बोलो। लिखने से सारा बार बार रिमूव हो रहा है या खाली सेकंड्स रिमूव हो रहे हैं? ये सारी चीजें रिमूव करेगा, जितनी भी लिखी होंगी ना सारी चीजें रिमूव करेगा। हमने अभी बस सिर्फ ये कंसोल लिखा हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ ये कंसोल। अगर मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा होता, अगर मैंने इसके बाहर कुछ और लिखा होता, तो वो भी रिमूव हो जाता, वो भी बचता नहीं भाई। ये देखो, ये देखो गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया। तो कंसोल डॉट क्लियर अगर नहीं लगाऊं तो क्या होगा? तो ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा। अब जैसे कंसोल डॉट क्लियर करूंगा ना, ये सारी चीज पिछले वाली सारी चीजों को रिमूव कर देगा। तो इसलिए हमें ये ऐसे दिख रही है। जी, समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये आपकी लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, आप लोगों से स्टॉप वॉच बनवाऊंगा मैं। देखते हैं आप लोग बना पाते हो या नहीं। मतलब कि ये इनका जो इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन पढ़ है पहले, उस क्लियर हम्म, लाइन को पढ़ता है, उसको रिमूव करके फिर सेकंड वाले को जनरेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्योंकि कंसोल डॉट क्लियर को हमने कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो, हमने इस लाइन से पहले लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो भी इससे पहले लिखा होगा सबको रिमूव कर देगा और ये न्यू पर लाइन प्रिंट कर देगा। फिर ये दोबारा कॉल होगा तो क्या होगा? दोबारा कॉल होगा तो भाई ये सारी चीजें दोबारा होंगी, दोबारा कंसोल डॉट क्लियर चलेगा, दोबारा ये काम होगा। फिर ये इसको दोबारा कॉल करेंगे, सुबह दोबारा सारी चीजें चलती रहेंगी। तो देखो सेट इंटरवल हमें कितनी ज्यादा हेल्प कर रहा है, अगर आपको डिजिटल क्लॉक जैसा कोई काम करना हो। और सारे डिजिटल क्लॉक जो है वैसे ही बनती है, अगर किसी भी वेबसाइट में अगर आप जाओ ना, ये देखो, इसके पीछे भी भाई सेट इंटरवल ही काम कर रहा है भाई मेरे। वरना ये अपडेट कैसे हो रही है? इसके पीछे भी सेट इंटरवल ही काम कर रहा है। अगर हम क्लियर को बाद में लगा दें। बाद में लगाओ दोगे तो देखो उसी वैसे आउटपुट देगा, देख लेते हैं। ये देखो, कोई अजीब सा आउटपुट दे रहा है, ये देखो। अभी आने भी नहीं दे रहा उसको, उससे पहले ही उसको रिमूव कर रहा है। हाँ, लाइन मतलब बाय इतना लाइन। फास्ट काम कर रहा है वो, इतना फास्ट काम कर रहा है कि उसको प्रिंट प्रिंट होते ही देखो, देखो प्रिंट हो रहा है पर हमें नजर नहीं आ रहा, बहुत जल्दी से उसको रिमूव करता जा रहा है वो। ये देख रहा है, जटर कर रहा है, देख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? जिटरिंग दिख रही है आप लोगों को? मुझे तो दिख रही है जिटरिंग यहाँ पर। वो नहीं। प्रिंट हो रहा है पर वो इतना फास्ट है कि वो उसको रिमूव कर रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। मेरे सामने अभी जिटर हो रहा है, ये ना, ये देखो मेरी स्क्रीन जिटर हो रही है, ये एरिया। और वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा है सेट इंटरवल ना उसको रिमूव। ठीक है, समझ में आ गए तो आगे बढ़े भाई। भाई जी जी। जावास्क्रिप्ट सारी प्रैक्टिस पे है, प्रोग्रामिंग जो है ना सारी प्रैक्टिस पे, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑब्जेक्ट पे। नंबर ऑब्जेक्ट पे आते हैं भाई, नंबर ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं भाई, नंबर ऑब्जेक्ट में है क्या। तो मैं इसको आपको कंसोल में दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसमें इतना कुछ है नहीं, पर नंबर ऑब्जेक्ट नाम की चीज थी तो मैंने सोचा अब इसको कंसोल को करते हैं क्लियर। मैं करूंगा नंबर, तो ये देखो, ओ सॉरी, नंबर, न्यू नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे उसके मेथड्स दिखा देगा। ये इसके मेथड्स आ गए सारे, ये देखो इतने से बस, टू फिक्स्ड, टू लोकल स्ट्रिंग, टू प्रिसिशन, टू स्ट्रिंग, बस ये इतने से मेथड्स है बस, इसमें इतना कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि भाई नंबर ऑब्जेक्ट में इतना कुछ है नहीं। अब इसमें हम जो ज्यादातर यूज करते हैं, टू फिक्स का करते हैं, या टू लोकल स्ट्रिंग का करते हैं, या फिर टू स्ट्रिंग का करते हैं। किसी नंबर को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप टू स्ट्रिंग का मेथड यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको आप चाह रहे हो कि उसके डेसिमल, किसी भी वैल्यू के साथ डेसिमल्स आ जाए, यहाँ डेसिमल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझा
यहाँ पर बताने से बेहतर है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। अब आते हैं नंबर ऑब्जेक्ट पे। और मैंने क्या किया, नंबर हम वैसे बनाते कैसे हैं, num1 इज इक्वल टू डायरेक्टली बना लो, ठीक है। जिस तरीके से हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली बनाते थे, दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, उसका कंस्ट्रक्टर था। उसी तरीके से हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं 20 पास कर देता हूँ। ये भी हमें क्या करेगा, नंबर बना के दे देगा, पर ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बना के देगा। ये फर्क है बस। कंसोल डॉट लॉग num1 कॉपी पेस्ट, इसको नम कर देते हैं। तो ये देखो इसकी 20 वैल्यू कहाँ चली गई, num डॉट, बहरहाल इसकी वैल्यू मुझे शो नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दे दी है 20, तो 20 तो आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया। जैसे कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता था, हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करते थे तो वो स्ट्रिंग मुझे दिखाता था लाइक दिस। तो ये नंबर के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा भाई, नंबर के साथ क्यों नहीं कर रहा, ये तो मसला है। नहीं शो कर रहा। बहरहाल दफा करा उसको, ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो। पर आपको पता है जब भी जावास्क्रिप्ट बना देगी तो ये 20 जो नंबर 1 हमने डायरेक्टली लिटरल के थ्रू बनाया ना, ये हमने लिटरल तरीका यूज किया है ना, कोई कंस्ट्रक्टर यूज किया, हम डायरेक्टली इसको बना रहे हैं। तो लिटरल तरीका, लिटरल वे ऑफ डिफाइनिंग अ नंबर, ठीक है। ये नंबर लिटरल कहलाता है। तो इसके साथ भी वही वाले मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं डॉट करूंगा तो आप देखना, ये देखो सारे मेथड्स मेरे पास आ गए वही वाले, टू फिक्स्ड, टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये टू फिक्स्ड पता क्या करेगा, टू फिक्स्ड जो है 20 के पीछे आप कितने डेसिमल्स लाना चाहते हो, मैं करता हूँ टू फिक्स्ड। मैं कहता हूँ कि भाई इसके पीछे 4 डेसिमल पॉइंट आने चाहिए, जो ये देखो 4 डेसिमल पॉइंट आ गए, 2 आने चाहिए तो 2 आ गए। अब भी आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ठीक है। आप अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कोई ऐसा नंबर आ जाता है इतना बड़ा, तो आप चाह रहे हो कि यार वो जो है मेरे पास ऐसे ना आए, मुझे बस इसके डेसिमल की ये 2 वैल्यू चाहिए और ये बाकी की सारी वैल्यू खत्म हो जाए। तो इसके लिए आप भाई टू फिक्स का नंबर यूज करते हो, टू फिक्स का मेथड यूज करते हो, ठीक है। और आप बताते हो भाई कितनी वैल्यूज के बाद आपको चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई 2 चाहिए मुझे, ठीक है। कुछ नहीं दोगे तो वो डेसिमल्स को खत्म कर देगा। बात समझ में आ रही है भाई, मुझे बताओ। ये 2 फिक्स का दोबारा बताएं। टू फिक्स भाई ये करता है, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, जिसके पीछे इतने सारे डेसिमल लगे हुए हैं, आप चाह रहे हो कि आपकी मर्जी के हिसाब से डेसिमल नंबर्स आए, तो आप यहां पर बता देते हो कि भाई मुझे 20 के बाद 1 डेसिमल चाहिए। अगर मैं ये यूज ना करूं तो क्या होगा, तो होगा ये कि पूरा का पूरा नंबर वो मुझे दे देगा। ये बहुत ही बेकार लग रहा है। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई शो कराना है, अगर आप कोई ऐसी कैलकुलेशन करते हो जैसे कि डिवीजन करोगे, तो डिवीजन आपको ऐसा ही नंबर देगी, ठीक है। डिवीजन अगर आप करोगे ना 11 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो यार कोई ऐसा नंबर हो जो जिसके पीछे मुझे जो है ना, जो चीज मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो आ नहीं रही, बस आप आपके पास कोई, आप लोगों को लाइक दिस, और आप चाह रहे हो कि यार ये सारी वैल्यूज है ना लास्ट वाली ये खत्म हो जाए, तो उसी के लिए आप यूज करते हो ये टू फिक्स्ड का मेथड। टू फिक्स्ड, टू फिक्स्ड में आप बता देते हो कि आपको डेसिमल के, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो सिर्फ डेसिमल वाली सारी चीजों को हटा देगा। अगर आप चाह रहे हो कि डेसिमल वाली चीजें भी आए इसके अंदर, तो आप इसको बता दो कि कितने डेसिमल आपको चाहिए, डेसिमल के बाद वाली कितनी वैल्यूज चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 चाहिए, सॉरी यहाँ पर बताओगे, मुझे 1 चाहिए तो वो 0.3 को लेके आ जाएगा। 2 चाहिए तो ये देखो 3 चाहिए, ये देखो। तो ये टू फिक्स्ड ऐसे काम करता है। उसके बाद भाई हमारे पास एक होता है ट्रू स्ट्रिंग। ट्रू स्ट्रिंग नाम से ही जाहिर है भाई, इसको एक्सप्लिसिटली अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ये देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है भाई ये टाइप ऑफ करके देख लो, देखो ये बताया स्ट्रिंग है, ये देखो। अगर इसकी पूछूं मैं टाइप, तो ये नंबर, ये देखो ये भी स्ट्रिंग बता रहा है। अच्छा टू फिक्स भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ट्रू फिक्स्ड जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। बहरहाल
समझ में आ रही बात आप लोगों को? और नंबर मेथड में ऑब्जेक्ट में इतना कुछ है नहीं। समझ में आ गया तो आगे बढ़े। जी सही। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? हाँ बहुत औकात कटती है लेकिन ठीक हो जाती है खुद ही। अब आते हैं मल्टीपल वेज ऑफ कन्वर्टिंग टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके आते हैं जावास्क्रिप्ट में, बहुत ज्यादा तो नहीं, 4 ही हैं, वो देख लेते हैं। 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा समुद्र है, पर मैंने 4 ही पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नंबर डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं इस स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखता हूँ, क्योंकि इसी को तो हमें कन्वर्ट करना है ना, टाइप कास्टिंग करनी है इसकी है। टाइप कास्टिंग का जो उलट है, वो टाइप वर्जन है, वो जावास्क्रिप्ट खुद से करती है। ठीक है, डेटा टाइप को चेंज करना। तो टाइप कास्टिंग क्या है, हम खुद से जब एक्सप्लिसिटली कर रहे होते हैं तब टाइप कास्टिंग यूज होती है। तो फॉर टाइप कास्टेड 1, तो मतलब टाइप कास्टेड 1 मेथड से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास ये प्लस ऑपरेटर। आप इस वेरिएबल के आगे प्लस लगा दो, तो ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसके पीछे लगाओगे तो वो कंकेटेनेशन करेगा, पीछे लगाओगे तो कंकेटेनेशन, आगे लगाओगे तो वो टाइप कास्टिंग करेगा। ये बात आप याद रखिएगा। मैं कंसोल करके भी दिखा देता हूँ। कंसोल टाइप कास्टेड 1, ओ सॉरी, ठीक है। तो ये देखो नंबर बता रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। टाइप ऑफ नम किया तो ये मुझे बताएगा ये क्या थी, स्ट्रिंग थी। ये देखो स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक तो ये तरीका प्लस ऑपरेटर लगा दिया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका आता है हमारे पास नंबर ऑब्जेक्ट। ये रहा नंबर कंस्ट्रक्टर में, आप इसको पास कर दो। ये देखो नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, सॉरी, इसको 2 करना पड़ेगा। कंसोल, ठीक हो गया। तीसरा तरीका क्या है भाई हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। टाइपकास्टेड 3। तीसरा तरीका हमारे पास पार्स इंट। पार्स, ये देखो पार्स इंट आ गया हमारे पास, और उसमें नंबर को पास कर दिया। तो देखो उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं कॉपी, ये देखो 3 नंबर नंबर नंबर। ठीक है। चौथा तरीका क्या है भाई, पार्स फ्लोट। अब फ्लोट क्या चीज है वो भी बता देता हूँ। फ्लोट बहुत ही सिंपल है। पार्स फ्लोट, ये देखो नंबर। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं उनको पता होगा। टाइपकास्टेड 4। सर जो डॉट से इशारिये से बाद वाली रकम होती है उसको मिटा देते हैं। फ्लोट फ्लोट एक डेटा टाइप होती है जो दूसरी लैंग्वेजेस में होती है। जावास्क्रिप्ट में हर नंबर वाली वैल्यू को हम नंबर ही बोलते हैं, पर दूसरी लैंग्वेजेस में फ्लोट एक डेटा टाइप होती है। फ्लोट क्या होती है भाई, डेसिमल वाली वैल्यूज, लाइक दिस। अगर कोई ऐसा नंबर हो उसको हम फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर, ये क्या है, फ्लोटिंग नंबर है, क्योंकि इसके पीछे डेसिमल्स आ रहे हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज आ रही है, तो ये क्या है, फ्लोटिंग नंबर कहलाता है। पर जावास्क्रिप्ट में इसको नंबर ही कंसीडर किया जाता है। आपने देखा, मैंने पार्स फ्लोट किया तो उसने नंबर ही बता दिया, तो इसने ये नहीं बताया कि फ्लोट है। पर दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, फ्लोट एक अलग से डेटा टाइप बताई हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको लोगों को बता दूं। अब आते हैं भाई, ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई सवाल हो तो पूछो भाई, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। ये फर्स्ट जो 4, टाइप है, फर्स्ट टाइप जो है प्लस पहले लगा तो ये हाँ उसने पहले नंबर लगा दो कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग वाली वैल्यू को। जैसे कि हाँ ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू थी ना, हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे मुझे आसान तरीका ये लगता है, जी। पर कभी कभार ये अगर ये कंफ्यूज भी करता है, तो हम पार्स इंट भी यूज कर लेते हैं। पार्स, आपकी मर्जी, जो भी यूज करो, पार्स फ्लोट करो, पार्स इंट करो, नंबर करो, सारे एक ही काम कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं सारे। अगर हमने इस प्लस को बाद में दे दिया तब भी ये किससे वो फिर। फिर कंकेटिनेशन ओके करेगा, ओके फिर ओके ओके ओके। कंकेटिनेशन करेगा। ये देखो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन करेगा, मैंने पहले बताया था। पहले दोगे तो टाइप कास्टिंग करेगा। तो नंबर के भाई प्लस ऑपरेटर के बड़े काम होते हैं। बड़ा रंगीन किस्म का ये ऑपरेटर है। इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, मैंने शुरू क्लास में आप लोगों को बताया था। अच्छा जी, अच्छा जी। अब मैथ ऑब्जेक्ट पे आते हैं यार, बहुत ज्यादा बातचीत होगी। लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा
लास्ट टॉपिक आज की क्लास का मैथ ऑब्जेक्ट। अब मैथ ऑब्जेक्ट जो है ना वो कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है। रेगुलर ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है कि हम जैसे कि स्ट्रिंग बना रहे होते थे, स्ट्रिंग बनाने के लिए हम ये न्यू स्ट्रिंग करके कर रहे होते थे, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। नंबर बनाने के लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है उसका न्यू नंबर करके, तो नंबर पास कर दो, ठीक हो गया। उसी तरीके से एरे बनाने के लिए हमारे पास उसका कंस्ट्रक्टर आता है न्यू अरे करूंगा तो, और आप इसको वैल्यूज पास कर दो, ठीक हो गया। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं सारी चीजों को, str कॉपी पेस्ट नम, और अभी नम को पता नहीं खाली क्यों दिखा रहा है, क्या पता मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। तो देखो इसने क्या किया है, स्ट्रिंग बना दी, इसने नंबर बना दिया, नंबर में कुछ है नहीं, हालांकि यहाँ पास किया हुआ, शायद नंबर को यूज करने का अलग तरीका हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से नंबर नहीं बनाता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली बनाता हूँ लेटर वाले तरीके से। ये एरे बनना है तो इसने देखो एरे बना के दे दिया। अब इस तरीके से बनाने का फायदा ये होता है कि हमें उसके मेथड्स मिल जाते हैं, वो तो हमें वैसे भी मिल जाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ये अब आपको पता है, पर एक तरीका है। उसी तरीके से आप मैथ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मैथ का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, मैथ ओबीजे, आप अगर ऐसा करो तो भाई एरर दे देगा आपको न्यू मैथ, या आपको भाई एरर फेंक देगा, ये बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या करना चाहिए। देखो मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें क्या कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की निशानी क्या होती है, हम उसके आगे न्यू लगाते हैं। साथ भाई कंस्ट्रक्टर की क्या निशानी होती है, जब भी इसको कॉल करेंगे तो क्या लगाएंगे, सर न्यू लगाते हैं उसको। न्यू का कीवर्ड लगाते हैं। अभी देखो मैंने मैथ ऑब्जेक्ट के साथ ही वही किया, तो ये मुझे क्या बता रहा है, मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है नहीं तो आप इसके साथ न्यू क्यों लगा रहे हो भाई। तो अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ऐसे मैथ नोट रैंडम ऐसे डायरेक्टली यूज करो। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये क्या है, थोड़ा कन्वेंशन से थोड़ा हटके है, मतलब जो पुराने जो तरीके थे हमारे। तो अगर यहाँ पर भी देखो जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैथ आर स्टैटिक एंड अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट इट डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या बोल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी सारी स्टैटिक है। अब स्टैटिक होने का फायदा ये होता है कि इसकी जो क्लास जो नाम होता है ना जी, मैथ क्या क्लास का नाम है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को खुद से एक्सेस कर सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए। तो जब हम ओप्स में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बहरहाल अभी ओप्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा समझो कि मैथ ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी न्यू कीवर्ड के, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बनाए। क्लियर है यहाँ तक, मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आ रही बात। जी सही है। ठीक हो गया। और डायरेक्टली यूज कर सकते हैं तो भाई मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पर मैथ डॉट मैं करूँ भाई सील, तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू पास कर दूँ 20, तो ये देखो मुझे बता देगा भाई 20, ठीक है। अभी मेथ डॉट सील है क्या, मैं बताता हूँ, पर आप देखो डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप इसको यूज कर सकते हो। हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली इसको यूज कर लिया मैथ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैथ ऑब्जेक्ट ऐसे यूज होता है। अब इसके मेथड्स हम देखते हैं, ठीक है, मेन चीज हम मेथड्स पढ़ने आए हैं। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जैसे कि सील हो गया, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या बोलते हैं यार, राउंड, हाँ राउंड, राउंड, ठीक है, राउंड एक मेथड है हमारे पास, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। उसके बाद भाई सील है हमारे पास, उसके बाद भाई फ्लोर है एक हमारे पास। ये सारे मेथड्स हैं मैथ ऑब्जेक्ट के, जैसे कि मैथ डॉट सील, मैथ डॉट करके हम राउंड लिखेंगे, सील लिखेंगे। उसके बाद भाई है हमारे पास एसक्यूआरटी, आई थिंक एसक्यूआरटी पता नहीं एसक्यूटी है। उसके बाद भाई एब्सोल्यूट, उसके बाद कौन कौन से भाई मैं लिख देता हूँ, मैथ मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं भाई, साथ भाई मेथड्स, व्हाट आर मेथड्स, मेथड्स क्या होते हैं भाई, एबीएस और राउंड, राउंड हो गया, पावर हो गया हमारे पास एक। तो ये मल्टीपल हैं, अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपको देखने की इच्छा है, या साथ भाई या खामोश हो, मुझे बता नहीं रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो मुझे, इसको क्लियर करते हैं भाई। मैं लिखूंगा मैथ, तो ये इतने सारे सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी, सर ठीक है। मेथड्स फंक्शन को संभालते हैं। फंक्शन ही होते हैं भाई, मेथड फंक्शन ही होते हैं। अच्छा,
ठीक है, ये सारी लिस्ट आ गई मेरे पास मैथ के ऑब्जेक्ट्स की, मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स की। ये देखो ये लोग भी, ये हाइपोटेन्यूज भी, हम सारे नहीं पढ़ेंगे। फ्लोर जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोर हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाई मैक्स मिन हो गया, मैक्स मिन देखेंगे, पावर देखेंगे, रैंडम देखेंगे, राउंड देखेंगे। उसके बाद एसक्यूआरटी। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे साइन थीटा कोस थीटा आपको करना हो तो सारे मेथड्स आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। जावास्क्रिप्ट ने आपको बना के दे दिए। ये पावर निकालना हो, पावर निकालना तो बड़ा आसान है यार, उसके लिए भी इन्होंने मेथड बना के दे दिया है। और ये कुछ इन्होंने हमें प्रॉपर्टीज दे दी है। प्रॉपर्टीज क्या चीज है भाई? प्रॉपर्टीज क्या चीज है? ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं ना। प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है जी हमजा? प्रॉपर्टीज क्या चीज है? सर प्रॉपर्टीज एक किस्म के मतलब जिसमें हम वैल्यूज रखते हैं। आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स है भाई, वेरिएबल्स कहलाते हैं। जी जी, एक किस्म ऑब्जेक्ट के के वेरिएबल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम वैल्यूज हाँ, रखते तो हैं। दूसरे ये लोग मैथ ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और फंक्शन की मेथड की एग्जांपल क्या होती है भाई? उसके आगे एफ लिखा होता है ऐसे। तो ये क्या है? एफ से आपको पता लग रहा है कि ये फंक्शन है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, ये उसके वेरिएबल्स है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा। जैसे कि पाई की वैल्यू हमेशा यही होगी, आपको मिलेगी। तो ये क्या, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। उसी तरीके से यूलर एक वैल्यू होती है। अब मुझे नहीं पता यूलर यूलर क्या होता है, मैंने तो सिर्फ पाई को यूज किया है। ठीक है, पाई का जो सर्कल का जो निकलता है ना, वो उसको हम पाई कहते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, जिसको मैथमेटिक्स पता होगी उसको पता होगा पाई क्या चीज है। तो ये क्या सारे कॉन्स्टेंट उन्होंने आपको दे दिए। आपको अगर आप यूज करना हो, पाई की वैल्यू यूज करनी हो, तो आप डायरेक्टली इसको कॉल कर लो। मैक्स मेथड हो गया, मिन मेथड हो गया, और क्या है भाई? रैंडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गेम्स वगैरह बनती है इस पे रैंडम मेथड की वजह से। अच्छा, अब मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल लॉग, और मैथ डॉट पाई करके देखते हैं हमें क्या देता है। तो जैसे मैंने पाई किया तो पाई की वैल्यू उसने मुझे दे दी। तो अगर आपको पाई की वैल्यू यूज करनी तो आप ऐसे यूज कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आपको प्रॉपर्टी के आगे ये लगाने, फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ये वेरिएबल है। जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज बनाते हैं ना, वही है। एक उसी तरीके से एक यूलर नाम की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ई मेरा, इसकी वैल्यू ये कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है। यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट इनको बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी इनकी मिसाल। अब आते हैं इनके मेथड्स पे जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं एक वैल्यू बना लेता हूँ, और वैल्यू, और वैल्यू में कुछ ऐसी बनाता हूँ 20.30। एक वैल्यू 2 भी बना लेते हैं, इसको बोल देता हूँ 20.50। इसको बोल देता हूँ 49। ये सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग वैल्यू लिखिए। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है? जिसमें डेसिमल आ जाए। इसमें डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू, तो ये फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग वैल्यूज में नहीं देती। मैं क्यों दी मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग। अब हम यूज करते हैं मैथ डॉ का एक मेथड, क्या? राउंड। भाई राउंड ऑफ करना आपको पता है ना क्या चीज होती है? राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ क्या चीज होती है भाई, मुझे बताओ। अगर 10 है, 10 के राउंड अबाउट हमने करना है तो 9 लेंगे या फिर 8। राउंड ऑफ का मतलब ये है कि भाई अगर वैल्यू जो है, मिसाल के तौर पे मेरे पास है 20.5। अब अच्छा। आपको राउंड फिगर नहीं, मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मतलब उसके पीछे आप चाहते हो कोई डेसिमल ना है। उसके पीछे डेसिमल ना है, आपको एक वैल्यू मिल जाए। जैसे कि आप चाह रहे हो कि 20.5 है, तो या तो 20 हो या तो 21 हो। ये क्या है? 0.5। तो राउंड हाँ इसको कहते हैं। तो हाँ, अगर आपको 5 से राउंड अगर निकालना हो, राउंड ऑफ निकालना हो। 5 जी से जी, नीचे करेंगे तो वो 20 देगा, अगर 5 से ऊपर जाएंगे तो वो हमें 21 देगा, राइट। हाँ ठीक है, 20.5। ठीक है, अब वैल्यू को लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं लिखता हूँ वैल्यू को। तो इसने क्या किया, देखो कन्वर्ट कर दिया 20 में, राउंड ऑफ कर दिया। 20.49 को राउंड ऑफ कर दिया 20 में। अगर मैं वही काम अगर यहाँ पर करता वैल्यू 2 के साथ, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये 21 देगा मुझे। तो राउंड मेथड क्या करता है वो, एक मिनट मुझे कॉल आ रही है, जस्ट 1 मिनट।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ हेलो। रही है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए, आप चाह रहे हो कि यार मुझे सिंगल वैल्यू मिले, ये फ्लोटिंग पॉइंट मुझे ना मिले, तो आप उसको राउंड ऑफ कर देते हो। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आपके पास है 1000 रुपीज, 1060 रुपीज, तो आप किसी बंदे को दे, तो बंदा बोलता है यार 1100 रुपए दे दी, क्या तो यार 1060 देता है, राउंड ऑफ वैल्यू करके मुझे दे दे, 1100 दे दे पूरे। तो उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो राउंड, पता है मेथ तो राउंड करता ये है कि भाई ये जो है ना, अगर उसको 5 से नीचे थोड़ी भी वैल्यू लिख गई ना, मतलब 20 पॉइंट, जैसे कि ये 5 से नीचे अगर थोड़ी भी वैल्यू मिल गई, तो वो 20 कर देगा उसको, 21 नहीं करेगा। अगर उसको 20.5 मिल गई तो 21 कर देगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू लेके आ जाएगा। अगर 20.5 से नीचे वैल्यू मिल गई तो वो क्या करेगा, मतलब 0.5, वैल्यू यहाँ पर कोई भी हो सकती है, यहाँ पर 10 भी हो सकती है, यहाँ पर 30 भी हो सकती है। पॉइंट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैटर करती है कि भाई ये क्या है। अगर ये 5 होता तो ये देखो 21 कर देता उसको। अब उसके आगे मैं 90 लिखूं या कुछ भी लिखूं तो 21 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं भाई 49, तो ये 20 कर देगा, मतलब उसको नीचे लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है राउंड ऑफ? इसमें इतना कुछ है तो नहीं समझाने वाला? हाँ भाई, साद, हमजा। जी सर, समझ आ रहा है। जी जी। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास इसी काम को करने के लिए दो और मेथड्स हमें दिए हुए हैं। इसी काम को करने के लिए आप चाह रहे हो कि यार मेरे कंट्रोल में हो, चीजें ना मेरे कंट्रोल में हो, तो आप क्या करते हो पता है? तो आप उसके लिए यूज करते हो सील और फ्लोर का। अब ये सील का मतलब क्या है भाई? सीलिंग, सीलिंग मतलब हमारी जो छत होती है, छत की जो सीलिंग, मतलब टॉप वैल्यू को लेके आएगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? कि टॉप वैल्यू अगर आपको चाहिए, आप वैल्यू पे पड़ा हुआ है 20.49, ठीक है, तो ये हमेशा हमें 21 ही देगा, चाहे वो 0.01 ही क्यों ना हो। ये हमेशा उस वैल्यू को टॉप पे लेके जाएगा, मतलब टॉप वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा उसको। 20 है तो 20 पे कुछ नहीं करेगा, 20 ही बताएगा आपको। अगर 20 से थोड़ा पॉइंट बढ़ा, 21 कर देगा उसको। तो ये क्या है, राउंड से थोड़ा अब ये कंट्रोल में हमारे पास आ गया है। राउंड में क्या था कि अगर 50 या उससे ऊपर है तो भाई 21 कर दो, अगर 50 से नीचे है तो भाई 20 कर दो। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई अगर 20 से अगर थोड़ी भी वैल्यू बढ़े तो उसको 21 कर दो, और भाई अगर 20 है तो भाई तो फिर 20 रहेगा। फ्लोर इसका उलट है, फ्लोर इसका उलट है। अगर मैं यहाँ लिखूँ फ्लोर, यहाँ लिखूँ फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई ये देखो। अब फ्लोर इसका उलट है भाई। फ्लोर को पॉइंट में अगर आपने 20.99 पे लिख दिया ना, तो फ्लोर इसको 20 कर देगा। सील इसको 21 कर रहा है और फ्लोर देखो 20 कर रहा है। वो नीचे की वैल्यू को देखता है, फ्लोर मतलब जमीन पे, वो उसको जमीन पे खींच के लेके आ जाएगा। ये देखो 20.99 है वैल्यू हमारी ना, 20.99 है, पर वो उसको 20 पे कन्वर्ट कर रहा है। हालांकि अगर राउंड ऑफ होता तो 21 होता, पर हमने इसको बोल दिया कि भाई मुझे फ्लोर वाली सबसे नीचे वाली वैल्यू लाके दे दो, तो उसने क्या किया, फ्लोर वाली वैल्यू में लाके दे दी। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर थोड़ा हमें कंट्रोल मिल गया। मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। जी। ठीक है, तो ये थे राउंडिंग ऑफ वाले मेथड। उसके अलावा एक और मेथड हमारे पास आता है जिसको कहते हैं ट्रंक। अब ट्रंक का पता है काम क्या है? ट्रंक बोलता है यार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ्लो ये पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं, ये रिमूव कर दो, हटा दो ये। तो उसने क्या किया, हटा दिया उसको। इस जो है ना, इस वैल्यू को ही हटा दिया उसने। 0.99 या कुछ भी हो जाए, 0 नहीं क्यों ना हो, ये हमेशा आपको यही वैल्यू देगा जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू होगी। तो ट्रंक का मतलब ट्रंकेट कर दो, निकाल दो इसको। ये पॉइंट वाली वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, तो फ्लोट भी ये तो पॉइंट यही वाली करता है वैल्यू सर। मुझे नहीं चाहिए। फ्लोट भी। फ्लोट, हाँ फ्लोट। फ्लोर तो भाई, हाँ मतलब कुछ कुछ फ्लोर जैसा है, पर फ्लोर का काम क्या है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो तो उसको जमीन पे लेके आ जाता है। ये क्या करता है, ये भाई उसकी वैल्यूज को ही खत्म कर देता है, ये पॉइंट वाली वैल्यूज को ही कंसीडर नहीं करता। ये बोलता है यार मुझे नहीं चाहिए ये। वो राउंडिंग ऑफ के लिए काम आते हैं फ्लोर वाले जो मेथड है, पर ट्रंक क्या बोल रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, ट्रंक फ्लोट के क्या बोल रहा है, मुकाबले। मुझे नहीं चाहिए। फ्लोट। फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट कौन सा भाई? ये ऊपर मैट डॉट। ये ना फ्लोर, फ्लोर की बात कर रहे हो ना, ये मेथड। और
फिर वो कोई और है, ठीक है। पिलोर राउंड ऑफ करने के लिए काम आता है। ये उस डेसिमल को ही खत्म कर रहा है भाई, ट्रंक डेसिमल को ही खत्म कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि फ्लोर जैसा है, पर फ्लोर जैसा नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट, एबीएस। एबीएस क्या करता है पता है? एबीएस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। ये बोलता है कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू दो, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, या किसी स्ट्रिंग वाली वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेगा। ये दो काम करता है। अब नेगेटिव वैल्यू से क्या मुराद है कि मैंने यहाँ लिख दिया भाई -20.99, इसने क्या कर दिया 20.99 कर दिया। ठीक है, अगर मैं वही सीएल से करता तो देखो मेरे पास कुछ और आउटपुट आता। ये देखो -20 दे रहा है, इसने क्या किया, माइनस को खत्म कर दिया। अब आप ये मत समझना कि ये पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। कोई भी माइनस वाली वैल्यू होगी ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर नल लिखा हो तो नल को जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू उसको चाहिए। ये देखो जीरो में, नल को जीरो में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग में मैंने लिखा हो 20, ये देखो, तो इसने क्या किया, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखना चाहो तो उसको आगे लगा दो टाइप ऑफ, इसने क्या किया, नंबर में। तो ये भी एक तरीका नंबर में कन्वर्ट करने का, पर जनरली हम इस तरीके से नंबर में नहीं कन्वर्ट कर रहे होते हैं। पर ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग वाली वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने का, पर ये वाला तरीका हम यूज नहीं करते। ठीक है, एब्सोल्यूट समझ में आया? मुझे बताओ, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी चाहिए हो आपको, तो आप एब्सोल्यूट मेथड एबीएस का यूज करोगे। सर अगर नंबर की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो मतलब स्ट्रिंग वैल्यू में, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन था, न्यू स्ट्रिंग वाला? टू स्ट्रिंग, टू टू स्ट्रिंग, टू हाँ, स्ट्रिंग, ठीक है। लाइक दिस। टू स्ट्रिंग यहाँ पर आप कर दो, तो ये क्या है, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। स्क्वायर रूट निकालने का काम आता है। अगर आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो स्क्यूआरटी लिख दो, ये आपको बता देगा इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो 20 का स्क्वायर रूट है भाई 4.47। अब देखो 4.47 यहाँ पर आपके पास आ गए, तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हो नंबर वाला मेथड, डॉट टू फिक्स्ड। देखो यहाँ पर आपके काम आ जाएगा वो। तो ये देखो डेसिमल के बाद वाली टू वाली वैल्यूज आपको लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर का मेथड है, ये मैथ का मेथड नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जावास्क्रिप्ट पहले इसको कन्वर्ट करेगी उस वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जैसे कि 4 पॉइंट समथिंग, फिर आप इस 4 पॉइंट पे आप ये चीज लगा रहे हो टू फिक्स्ड। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ऐसे काम होता है। ठीक है, तो टू फिक्स्ड का आपको समझ में आ गया भाई क्या है। ये देखो इतनी वैल्यू मुझे मिल रही है। उसके बाद भाई हमारे पास एक और मेथड आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पावर, पावर पावर पावर, मैथ डॉट पाव। तो पावर में आपको दो आर्गुमेंट देने पड़ते हैं भाई, पावर में आपको दो आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, बेस और एक्सपोनेंट। मतलब किससे आपको मतलब 2 पावर 10, तो मैं 20 पावर 30 कर रहा हूँ, या मैं 2 पावर 10 कर रहा हूँ, 2 का पावर 10। तो ये 2 का पावर 2 कर लेते हैं इजी के लिए, तो ये 4 दे देगा। ये देखो, तो ये इतना इजी, मैं आपको बताऊं ना, पावर निकालने का तरीका हमारे पास जावास्क्रिप्ट में विथआउट मेथड भी है। जैसे कि आप मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं। ठीक है, पावर निकालने का तरीका पता है क्या है? बस ये लगा दो डबल मल्टीप्लाई का साइन, तो ये क्या है, उसका पावर निकाल देगा 2 पावर 2। तो उसी को काम को करने के लिए उन्होंने हमें मेथड बना के दे दिया है मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, मैथ डॉट पावर के नाम से, जहां पर आप देते हो बेस वैल्यू और उसके ऊपर देते हो पावर वैल्यू। ठीक है, अगर इसी चीज को हम देखना चाहें कोई फंक्शन बना के, ये सेम फंक्शन हम बनाना चाहें पावर वाला, तो हम यूजर से लेंगे भाई बेस वैल्यू और एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, और उसको रिटर्न कर देंगे भाई, ये सेम बता रहा हूँ, बेस इनटू एक्सपोनेंट। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मैथ डॉट पाव 2 पावर 2। ठीक है, ये सेम काम आपको ये फंक्शन, मेरा वाला फंक्शन भी करके दे देगा। ये देखो, ठीक हो गया। ये देखो 4 4 आ गया। ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये नीचे से आ रहा है। देखो 4 4, अगर मैं वैल्यूज चेंज करूँ 10 और 12 करूँ तो देखो सेम आउटपुट आएगा 100। ये देख रहे हो?
तो आप खुद के भी देखो मेथड बना सकते हो, कितना इजी था। ये सेम काम मैंने अपने फंक्शन में भी करके दिखा दिया आपको। ठीक हो गया। उसके बाद भाई सबसे जो लास्ट वाला मेथड है हमारा, मैक्स मिन भी है हमारे पास, सॉरी मैक्स मिन तो बताने भूल गया था। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। इंटरव्यू में सवाल आते हैं हमारे पास कि भाई कोई मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, मैक्स वैल्यू। चलो इसको फंक्शन को छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। मैथ कंसोल करते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट मैक्स। ठीक है। अब इसको हम आर्गुमेंट देते हैं, क्या देते हैं, वैल्यूज देते हैं। और तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो लाके दे देगा हमें। इससे देख लिया कि भाई इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 212 है, तो उसे हमें रिटर्न कर दी वो 212। ये देखो आउटपुट आ गया हमारे पास। उसी तरीके से हमारे एक और मेथड है, इसको हम कहते हैं मैथ डॉट मिन। अब मिन नाम से जाहिर है, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लाके दे देगा हमें। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो 1 लाके दे दिया। अगर मैंने -10 लिखा होता तो वो -10 लाके देता, क्योंकि -10 1 से छोटी है। अभी 10 लिखा हुआ तो ये मत समझना कि यार ये 10 जो है वो बड़ी वैल्यू है, जो है 1 से बड़ी है, नहीं भाई, माइनस में है। माइनस में 0 से नीचे नीचे वाली चीजें होती हैं। ठीक है। तो मैथ और मैक्स और मिन, ये समझ में आया, मैक्स मिन। ये बड़ा सिंपल है। इसमें हम आर्गुमेंट पास करते हो, लिस्ट ऑफ नंबर दे देते हो इसको आप, उसमें से फिर आपको वैल्यूज निकाल के दे देता है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हमजा, साथ भाई। जी सर समझ आ गया। जी सर अगर समझ हम आया। एरे एरे में भी लगाएं तो एरे में भी हमें ऐसे फाइंड कर देगा ना। एरे में हाँ, एरे का भी अपना मेथड आता है, मैथ डॉट एरे डॉट मैक्स के नाम से। पर एरे में आप ऐसे काम नहीं कर सकते ना, एरे को हाँ फिर हाँ। वो स्प्रेड करना पड़ेगा। वो स्प्रेड ऑपरेटर हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, एरे को स्प्रेड करना पड़ेगा। पर एरे के साथ भी मेरे ख्याल से मैक्स और मिन का मैंने नहीं किया। बहरहाल अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पे, सबसे इंपॉर्टेंट पे, जिसको कहते हैं रैंडम। मैथ डॉट रैंडम अगर करूं तो मुझे देखो क्या मिलता है। तो जैसे ही मैंने रैंडम किया तो उसने मुझे एक रैंडम वैल्यू दे दी। अब ये रैंडम मेथड पता है क्या करता है, ये 0 और लेस देन 1 इसके बीच में मुझे वैल्यूज आके देगा। 0 से ऊपर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये वैल्यूज मुझे लाके देता है कौन, रैंडम मेथड। अब 0 से ऊपर वैल्यूज कौन सी होती है भाई, 0.1 0.2 0. समथिंग। और 1 से नीचे कौन सी होती है भाई, 0.99 0.1, वही 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 वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो जितनी बार इसको कॉल करूंगा ना मैं, जितनी बार भी इसको कॉल करूंगा मैं, जितनी बार इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे एक रैंडम वैल्यू लाके देगा। ये देखो, ये देखो, आपको हर बार एक नई वैल्यू मिलेगी। ये देखो, ये देखो पावर रैंडम मेथड का। बात समझ में आ रही है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं रैंडम मेथड को, क्योंकि अभी मुझे जाना भी है, आप लोगों को बताया था 8 बजे मुझे जाना है। तो आज के लिए क्लास इतनी काफी है, यहाँ तक कुछ अगर सवाल तो पूछ लो, बाकी रैंडम मेथड को मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी जल्दी जल्दी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं चाह रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। जी साद, हमजा, कोई सवाल। जी सही है, समझ आ गया। तो तकरीबन वीडियो देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है साद भाई, आपको कोई सवाल। नहीं सर, सब क्लियर है अभी। ठीक है भाईजान, वीडियो ये रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि आपने बीच में ज्वाइन किया था ना, तो शायद आपको वो समझ में ना आया हो जो हमने शुरू में पढ़ाया था। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आप आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।